नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी देवबंद में दिखे महागठबंधन के दम की। पीएम को घेरने के लिए विपक्ष के महाप्लान की। जानेंगे कि क्या दीदी से डर गए हैं पीएम मोदी, क्या न्याय से लगेगी कांग्रेस की नैया पार, और आखिर में बात चुनावी मैदान में उतरे मालामाल नेताओं की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता को लुभाने के लिए बीजेपी कल जारी करेगी संकल्प पत्र। कांग्रेस की न्याय योजना की काट के लिए बीजेपी कर सकती है बड़ा ऐलान। किसानों और बेरोजगारों पर रहेगी नजर। मुश्किल में घिरी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। मुस्लिम वोट मांगने पर इलेक्शन कमीशन ने सहारनपुर प्रशासन से तलब की रिपोर्ट। मायावती ने देवबंद की रैली में दिया था बयान। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया महागठबंधन पर वार। बोले, देश को तय करना है कि मजबूत सरकार चाहिए या फिर मजबूर सरकार। और उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा ऐलान। कहा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए करूंगा प्रचार। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान में महज 4 दिन बचे हैं, इसलिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों में लगे हैं, तो वहीं महागठबंधन भी प्रचार में पीछे नहीं है। पहले चरण के प्रचार के लिए आज अखिलेश और मायावती एक साथ मैदान में उतरे और एक मंच से मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। 25 साल बाद एक बार फिर मंच सजा। दशकों बाद सपा बसपा एक मंच पर आए। मायावती और अखिलेश ने पहले एक दूसरे से हाथ मिलाया और उसके बाद दोनों के सुर ऐसे मिले कि मोदी सरकार घिरती चली गई। मायावती ने बेरोजगारी से लेकर चौकीदार पर हमला बोलकर पीएम मोदी पर तीखे वार किए। इसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों को भी साधने की कोशिश की। बीजेपी भी केंद्र में इनकी सरकार की शुरू से ही चल रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। बुआ बीजेपी पर बरस रही थी कि अखिलेश ने भी आक्रामक तेवर दिखाकर मोदी सरकार पर तीखे शब्दवार छोड़े। उन्होंने शराब को लेकर पीएम मोदी के बयान का ऐसा मतलब समझाया कि पीएम को ही नशे में बता दिया। ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, देश को बदलने का चुनाव है, ये भाईचारा कैसे बढ़े उसका चुनाव है। हमारे आपके बीच में जो दूरियां पैदा कर दी, उन दूरियों को मिटाने का चुनाव है, और वो नफरत की जो दीवार थी उसको गिराने। आज मन सजा था महागठबंधन के लिए। ऐसे में भला नेता कैसे न मोदी सरकार को निशाने पर लेते। जब माया ने मुश्किल में डाला और अखिलेश ने सभ्यता का पाठ पढ़ाया, तो आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने भी खरी खरी सुना डाली। और अब मोदी साहब क्या कहते हैं, बेटा पकौड़ा बनाओ, पकौड़ा भी बनाना भी रोजगार है। भाई अगर आप पकौड़ा खाओगे तो कोई पकौड़ा बनाएगा, इसमें सरकार का क्या काम है। मोदी साहब ने एक वायदा और किया था, काला धन देश में ले आऊंगा, हर एक आदमी की जेब में 15 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। अकाउंट चेक किया है, 15 लाख पहुंच गए क्या? वेस्ट यूपी के देवबंद में महागठबंधन ने अपना पूरा दमखम दिखाकर सहारनपुर को साधने की कोशिश की। आपको बता दें कि यहाँ मुस्लिम आबादी 42% है, जबकि हिंदुओं की संख्या 57%। पिछले चुनाव में यहाँ बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए सपा बसपा ने देवबंद में दम दिखाया है। अब देखना होगा कि 11 अप्रैल को पहले चरण में होने वाले चुनाव में क्या जनता महागठबंधन का साथ देगी या नहीं। उत्तर प्रदेश में आज महागठबंधन ने अपनी ताकत दिखाकर पीएम मोदी को बेचैन कर दिया, लेकिन अब उनकी धड़कनें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वाराणसी के लिए विपक्ष की ओर से महाप्लान तैयार किया गया है। जी हां, पीएम मोदी की राह को मुश्किल बनाने के लिए सपा बसपा और कांग्रेस तिकड़ी बनाकर वो तिकड़म बैठाने का प्लान तैयार कर रही हैं, जो पीएम मोदी के मजबूत गढ़ को भी भेज सके। वाराणसी से पीएम मोदी को मात देने के लिए चुनावी रण में कौन सा दिग्गज उतरेगा,
इसे लेकर तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है। न कांग्रेस और न ही सपा बसपा ने अपने पत्ते खोले हैं। अब ये सीट ही इतनी हाई प्रोफाइल है कि किसी भी दिग्गज पर दांव लगाने से पहले विपक्षी पार्टियां हर संभावना पर विचार कर रही हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस सीट को साधने के लिए विपक्षी दल अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ ताल ठोकेंगे और इसकी उम्मीदवार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हो सकती हैं। प्रियंका ने भी अपनी वोट यात्रा के दौरान इस बात के संकेत दिए थे। इस सियासी समीकरण को बैठाने के लिए कांग्रेस और सपा बसपा के बीच मंथन का दौर तेज है। चुनाव लड़ेंगी प्रियंका जी, आप चुनाव लड़ेंगी? ये 2019 का चुनाव आप लड़ना? अभी मैंने तय नहीं किया है। अभी है प्रॉपर्टी है कि आप लड़ सकती हैं? आप लड़ सकती है चुनाव। अगर वाकई प्रियंका विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में वाराणसी से चुनावी मैदान में उतर गयीं, तो ये पीएम मोदी की राह में सबसे बड़ा कांटा होगा। दरअसल वाराणसी में मतदाताओं की संख्या लगभग 18 लाख है, जिसमें बढ़िया 17%, भूमिहार 7.5, कुर्मी 11, राजपूत 4.5, मुस्लिम 16, यादव 8, दलित 4 और ब्राह्मण 13% है। अगर सपा बसपा और कांग्रेस साथ आ गए तो ये समीकरण प्रियंका के पक्ष में जा सकते हैं और इस बार पीएम मोदी अपने ही गढ़ में घिर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में पीएम मोदी ने वाराणसी में बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को करारी मात देकर जीत का परचम लहराया था। मगर इस बार पीएम का मुकाबला प्रियंका से हो सकता है, जो उन पर भारी पड़ सकती हैं। वैसे पीएम को वाराणसी में घेरने के साथ साथ विपक्ष ने लखनऊ के लिए भी प्लान बनाया है। कहा जा रहा है कि सपा बसपा और कांग्रेस आपस में तालमेल बैठाने के लिए यहाँ भी साथ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ उम्मीदवार कांग्रेस का नहीं बल्कि सपा बसपा का होगा। यानी इन दोनों हाई प्रोफाइल सीटों की अदला बदली होगी। इस रणनीति से साफ है कि विपक्ष ने पीएम को घेरने के लिए चक्रव्यूह बुन लिया है। अब देखना होगा कि पीएम इससे बाहर कैसे निकल पाते हैं। एक तरफ विपक्षी दल पीएम मोदी को घेरने के लिए वाराणसी के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में दीदी के गढ़ में सेंधमारी करने में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी को ललकारने के लिए पीएम मोदी आज कूच बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने ममता सरकार पर तीखे वार किए। इतना ही नहीं, त्रिपुरा का दौरा कर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को अपने निशाने पर लिया। चुनावी मौसम में सभी दल अपनी अपनी जीत के लिए हुंकार भर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी पिछले दिनों न सिर्फ सूबे में जीत का दावा किया, बल्कि केंद्र में भी टीएमसी के नेतृत्व में सरकार गठन की बात कह डाली। यानी इशारों में ममता बनर्जी ने खुद को पीएम पद का उम्मीदवार बता दिया। लेकिन ममता की ये दावेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरा भी रास नहीं आई और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने ममता दीदी को विकास की राह का स्पीड ब्रेकर बता दिया। केंद्र की सरकार ने पश्चिम बंगाल के 1 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। यहाँ के 70,000 लोग आयुष्मान भारत से इलाज करा भी चुके थे, लेकिन स्पीड ब्रेकर दीदी ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी केंद्र की योजनाओं पर अड़ंगा लगा रही हैं। दीदी अब ऐसे लोगों का साथ दे रही हैं जो भारत में 2 प्रधानमंत्री चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष पर बरसने के बाद पीएम मोदी त्रिपुरा के उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने महागठबंधन को एक बार फिर महामिलावट करार दिया। ये ऐसे महामिलावटी है जो त्रिपुरा और केरल में दिखाने के लिए अलग अलग है, लेकिन दिल्ली में चौकीदार को गाली देने के लिए ये सारे एक दूसरे के हाथ पकड़ करके खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यहाँ विकास के मैनिफेस्टो पर एक बार फिर वार करते हुए उसे ढकोसला पत्र करार दिया और साथ ही जनता का साथ भी मांगा। अब पीएम मोदी की इस अपील पर जनता उनका साथ देगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए विपक्ष पर निशाना लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो न्याय के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में लगी है। पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी न्यूनतम आय योजना को लेकर नारा जारी किया है, जिसमें मोदी सरकार को बेरोजगारी से लेकर किसानों के मुद्दे पर जमकर घेरा गया है। सत्ता के संग्राम के लिए प्रचार जबरदस्त है। नेताओं के बीच नारों की लड़ाई तेज है। राज्य से लेकर शहर और चौराहों से लेकर गांव के गलियारों तक नारों का ही जोर है। हर तरफ गूंज है, मैं भी चौकीदार की और अब होगा न्याय की।
जी हां, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मैं भी चौकीदार का नारा चारों दिशाओं तक पहुंचा दिया, लेकिन वहीं अब कांग्रेस भी न्याय के जरिए नैया पार लगाने के लिए निकल पड़ी है। पार्टी ने न्यूनतम आय योजना यानी न्याय को नारे में तब्दील कर दिया है। कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने कहा कि हमारा अभियान न्याय पर है, देश न्याय मांग रहा है, नौजवान नौकरी के लिए, किसान सही दाम के लिए, महिला सुरक्षा के लिए न्याय मांग रही है, काम दाम और सम्मान के लिए न्याय। आपको बता दें कि कांग्रेस मोदी सरकार पर आरोप लगाती रही है कि उसने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम नहीं लगाया, किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिला। मोदी सरकार को पछाड़ने के लिए ही घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि वो देश के 20% गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए सालाना राशि उपलब्ध कराएगी। इस ऐलान के बाद से ही बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है, लेकिन अब न्याय का नारा मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। तो देखना होगा कि क्या न्याय बनाएगा अब की बार कांग्रेस की सरकार। संसदीय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस बीजेपी को दोहरी रणनीति से घेरने में जुटी है। एक तरफ सीधा वार है तो दूसरी तरफ गठबंधन कर बीजेपी का गणित बिगाड़ने की तैयारी, लेकिन इस कोशिश को बार बार झटका लग रहा है। जी हां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की तस्वीर अब भी साफ नहीं हुई है। उल्टा आम आदमी पार्टी ने एक शर्त रखते हुए गठबंधन की राह में रोड़ा अटका दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस में इस वक्त माथापच्ची का दौर जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर स्थानीय इकाई तक पिछले 2 दिनों से इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि आपके साथ जाना चाहिए या अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। इस सवाल को लेकर कांग्रेस अभी तक 2 गुटों में बटी हुई थी। शीला दीक्षित गुट गठबंधन के पक्ष में नहीं था, जबकि अजय माकन गुट इसके पक्ष में था। इसे लेकर ही 2 दिनों से बैठकों का दौर जारी था। इस बीच ऐसी खबरें आईं कि अब शीला दीक्षित भी आपसे गठबंधन के लिए राजी हो गई हैं, जिसके बाद लगा था कि गठबंधन का रास्ता साफ हो गया है। मगर अब आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने शर्त रखकर गठजोड़ की राह मुश्किल कर दी है। बताया जा रहा है कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस खेमे में गठबंधन के मुद्दे पर पिछले 2 दिनों से जारी हलचल के मद्देनजर आपकी दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय, सांसद संजय सिंह और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के साथ बैठक की थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आपकी तरफ से कांग्रेस नेतृत्व को 2 शर्तें रखी गई हैं, जिनमें पहली शर्त यह है कि दिल्ली के साथ हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कांग्रेस गठबंधन करे। वहीं दूसरा, कांग्रेस को आपके दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग का समर्थन करना चाहिए। आपको बता दें कि गठबंधन की शुरुआती पहल के दौर में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी गठबंधन की पेशकश की थी, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पार्टी नेतृत्व को गठबंधन नहीं करने का सुझाव दिया था। ऐसे में इस शर्त के बाद अब गठबंधन पर फिर सस्पेंस खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन कुछ दिन पहले तक लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन अब एक शर्त समीकरण बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हाथ के साथ झाड़ू आएगी या नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने तो जरूर साफ कर दिया है कि ईवीएम और वीवीपैट की 50% पर्चियों के मिलान के लिए नतीजों का इंतजार करने को तैयार है। आज विपक्षी दलों ने वीवीपैट को लेकर अपना जवाब दाखिल किया। ईवीएम और वीवीपैट की 50% पर्चियों के मिलान को लेकर विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। चुनाव आयोग के विरोध को दरकिनार कर विपक्ष ने अदालत से कहा है कि चाहे परिणामों में देरी हो जाए, मगर चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित होनी चाहिए। दरअसल चंद्रबाबू नायडू, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी समेत 21 दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 50% ईवीएम के नतीजों को वीवीपैट से मिलाया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। विपक्षी दलों की इस मांग का चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था। चुनाव आयोग ने पहले हलफनामे में कहा था कि अगर विपक्ष की मांग को स्वीकार किया जाता है तो चुनाव के परिणाम घोषित करने में 6 दिन का विलंब होगा। इस पर पिछली सुनवाई में कोर्ट ने विपक्षी दलों से जवाब दाखिल करने को कहा था, जिस पर विपक्ष ने अपना हलफनामा दायर कर दिया है। एक अखबार के मुताबिक जवाब में पार्टियों ने कहा है कि आम चुनाव के परिणामों में 5 से 6 दिन की देरी से कुछ भी गंभीर रूप से प्रभावित नहीं होगा। चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किसी को भी परिणामों में 5 दिन की देरी मंजूर होगी। विपक्ष ने दलील दी है कि 13 लाख से ज्यादा ईवीएम का केवल 479 वीवीपैट से मिलान करना सही नहीं है। चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए ही वीवीपैट को तैयार किया गया था। ऐसे में इस सुविधा का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पार्टियों ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव आयोग पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे, मगर चाहते हैं कि जनता के बीच स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की गरिमा बनी रहे। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई कल होगी, जिस पर अब अदालत क्या फैसला लेती है, यह देखना दिलचस्प होगा।
और बुलेटिन के आखिर में बात चुनावी मैदान में उतरे मालामाल नेताओं की। जब जब चुनाव होते हैं, नेता जनता के द्वार जाते हैं और वोट के साथ खुद को आम बताते हैं। नेताओं की जुबान पर एक ही बात रहती है, सादा जीवन, उच्च विचार। हम पैसों से नहीं करते हैं प्यार, सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए करते हैं काम। अब नेता तो नारा लगा देते हैं, लेकिन रिपोर्ट उनकी हकीकत को बयां करती है। जी हां, एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पहले चरण के चुनावी दंगल में उतरने वाले नेता आम नहीं बल्कि खास हैं। इनके पास संपत्ति अपार है। देश में बेरोजगारी चरम पर है, जनता पैसे पैसे के लिए मोहताज है, लेकिन नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का हाल क्या है, क्योंकि नेताजी तो मालामाल हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी में ऐसे नेताओं की भरमार है जिनके पास पैसा अपार है। पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने दागियों से लेकर मालामाल नेताओं पर दांव लगाया। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि कांग्रेस से लेकर बीजेपी के नेताओं के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर होने वाले चुनाव में 1297 उम्मीदवारों में से 401 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इन दिग्गजों के पास 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। मालामाल नेताओं की सूची देखें तो कांग्रेस में करोड़पतियों की कोई कमी नहीं। पहले चरण में 83 सीटों पर किस्मत आजमाने वाले नेताओं के पास 21.93 करोड़ की संपत्ति है। वहीं 65 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। कांग्रेस के बाद इस लिस्ट में बीजेपी का नंबर है। पार्टी के उम्मीदवारों के पास 14.56 करोड़ की संपत्ति है। बीजेपी के 15 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इस सूची में तीसरे नंबर पर बीएसपी है। पार्टी के कुल उम्मीदवारों की संपत्ति को आंका जाए तो 32 उम्मीदवारों के पास 12 करोड़ 63 लाख रुपए हैं। वहीं बीएसपी के 25 प्रत्याशियों के पास पैसा अपरंपार है। वहीं दूसरे दलों के आंकड़ों को देखें तो 25 वाईएसआरसीपी उम्मीदवारों के पास 62.94 करोड़ की संपत्ति है, जबकि टीआरएस के 17 उम्मीदवारों के पास 45.87 करोड़ है। इन आंकड़ों से साफ है कि नेताओं के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, यानी नेता हमारे मालामाल हैं और जनता बेचारी कंगाल है। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।